सोचिए साल था 1955। इंडोनेशिया का शहर बांडुंग। वहां एशिया और अफ्रीका के वो देश जो नए नए आजाद हुए थे, उनके नेता मिले। उनका एक सपना था, एक ऐसी दुनिया का सपना जो सिर्फ पश्चिम की ना सुने, मतलब उनके इशारों पर ना चले। बिल्कुल। और आज देखिए, लगभग 70 साल हो गए, हम उसी सपने से जुड़े एक बहुत बड़े सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, कि क्या ये 21वीं सदी, क्या ये सच में एशियाई सदी है? और क्या अगली सदी, मतलब 22वीं, वो अफ्रीका की होगी? क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं, नारे हैं, या फिर भू राजनीति, बदलती आबादी, टेक्नोलॉजी, इसमें कोई ठोस हकीकत भी है? सही बात है। आज हम इसी पर गहराई से बात करने वाले हैं, एक दस्तावेज के आधार पर जिसका नाम है एशिया का उदय और बदलता वैश्विक परिदृश्य। मकसद ये है कि हम समझें कि एशिया आजकल दुनिया में, आप कह सकते हैं हर मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था हो, तकनीक हो, संस्कृति हो, अपनी छाप कैसे छोड़ रहा है। और साथ ही ये भी देखना जरूरी है कि जो हम कहते हैं ना, पश्चिम का प्रभाव कम हो रहा है, उसका असल मतलब क्या है? क्या वो सच में कमजोर हो रहे हैं? हाँ, यह सिर्फ अनुपात बदल रहा है। बिल्कुल। और अफ्रीका के भविष्य को लेकर जो इतनी उम्मीदें हैं, उनमें कितना दम है? ये दुनिया के, आप कहिए, रीबैलेंसिंग की कहानी है, किसी एक के पूरी तरह गिरने की नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एशिया का योगदान, दुनिया को दिया क्या है इसने? हाँ। अगर राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को देखें, तो बांडुंग से ही एक बड़ा आइडिया निकला था। हाँ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, अंग्रेजी में जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट नैम कहते हैं। नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो जैसे बड़े नेता थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि देखो भाई, अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो खेमों के बीच एक तीसरा रास्ता भी है। ये सिर्फ मतलब राजनीति नहीं थी, ये एक स्वतंत्र विदेश नीति का ऐलान था। और वो पंचशील समझौता, भारत चीन वाला। हाँ, वो भी। हालांकि बाद में रिश्ते खैर वो बिगड़ गए, लेकिन उसके सिद्धांत, जैसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरों के मामलों में दखल न देना, ये बातें आज भी डिप्लोमेसी में कहीं ना कहीं जिंदा हैं। और एशियाई एकजुटता भी तो थी, जैसे बांग्लादेश की आजादी के वक्त भारत का रोल। बिल्कुल। और एक बात जो अक्सर कम नोटिस की जाती है, वो है यूएन पीस कीपिंग में योगदान। अच्छा। हाँ, दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए जो सैनिक भेजे जाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे एशियाई देशों के होते हैं। ये जमीनी स्तर पर दुनिया को स्थिर रखने में बहुत बड़ा काम है। ये तो हुई राजनीति की बात। अब अगर विज्ञान और तकनीक पर आएं, यहाँ तो तस्वीर और भी दिलचस्प लगती है मुझे। निश्चित रूप से। आप भारत की हरित क्रांति को ही लीजिए। उसने सिर्फ भारत को, मतलब अनाज में आत्मनिर्भर नहीं बनाया। और स्पेस में इसरो कमाल ही कर दिया, खासकर वो मंगलयान मिशन। हाँ, उसने ये साबित कर दिया कि देखिए, बड़े स्पेस मिशन के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास पश्चिम जैसा भारी भरकम बजट हो। सही। इसने तो दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कम लागत में बड़ी कामयाबी, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, एशियाई इनोवेशन मॉडल बन गया। फिर आई आईटी क्रांति। भारत की कंपनियां इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और यहाँ के लाखों इंजीनियर। हाँ, इन्होंने पश्चिम के डिजिटल बदलाव को हकीकत बनाया। ये सिर्फ कोडिंग या आउटसोर्सिंग नहीं था, ये ग्लोबल टेक इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गए। और दवाइयों के क्षेत्र में वहाँ क्या कहानी है? वहां तो भारत और बांग्लादेश की जेनेरिक दवा कंपनियां हैं, खासकर HIV एड्स की सस्ती दवाएं। वो अफ्रीका तक पहुंची और लाखों जानें बची। भारत को यूं ही नहीं दुनिया की फार्मेसी कहते। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और हमें पाकिस्तान के डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी याद रखना चाहिए। नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी में। ये भी एशिया की वैज्ञानिक क्षमता दिखाता है। ये तो हुई दक्षिण एशिया की बात, लेकिन पूर्वी एशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, उन्होंने तो टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल का पूरा नजारा ही बदल दिया था। बिल्कुल। सोनी, सैमसंग, LG, टोयोटा, ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, इन्होंने क्वालिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन सब के नए स्टैंडर्ड सेट किए। ये दिखाता है कि एशिया सिर्फ फॉलोअर नहीं, बल्कि इनोवेशन लीडर भी बन सकता है। अच्छा, अब आते हैं संस्कृति और कला पर। क्या यहाँ भी एशिया का असर बढ़ा है? अरे बहुत ज्यादा। अब बॉलीवुड को ही देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, और इसका असर सिर्फ भारत या पड़ोसी देशों में नहीं है। कहाँ तक है? अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, वहां तक इसकी पहुंच है। ये पश्चिम के कल्चरल दबदबे का एक नरम, मतलब एक ऑल्टरनेटिव देता है। और योग और ध्यान, वो तो अब पूरी दुनिया में फैल गए हैं। हाँ, वो भारत से निकले और आज पश्चिमी वेलनेस इंडस्ट्री का एक कह सकते हैं अभिन्न हिस्सा बन गए हैं।
ये दिखाता है कि एशिया के पास सिर्फ पैसे या पॉलिटिक्स के आइडिया नहीं है, लाइफस्टाइल से जुड़े आइडिया भी हैं जो दुनिया अपना रही है। और देखिए ना, हाल के सालों में के पॉप, कोरियाई पॉप और के ड्रामा पश्चिमी देशों के युवाओं में कितना क्रेज है। हाँ, ये तो है। और जापान का एनीमे और मांगा, वो तो ग्लोबल पॉप कल्चर का हिस्सा बन ही चुका है। ताइवान का भी इसमें योगदान है। खेल की दुनिया में भी देखें तो क्रिकेट में तो एशियाई देशों का दबदबा है ही। हाँ, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। और एक और दिलचस्प चीज हुई है, कबड्डी। कबड्डी? हाँ, जो एक पारंपरिक खेल था उसकी प्रोफेशनल लीग बन गई और अब ईरान, कोरिया, केन्या जैसे देश भी इसमें आगे आ रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प है। अर्थव्यवस्था पर वापस आए तो उन एशियन टाइगर्स का मॉडल सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान। हाँ, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि कैसे तेजी से औद्योगिकरण किया जा सकता है, एक्सपोर्ट पर फोकस करके। उनका मॉडल कई देशों के लिए मतलब एक प्रेरणा बना। और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण बैंक, वो माइक्रो फाइनेंस वाला। वो तो कमाल का आइडिया था, बिना गारंटी के छोटे छोटे कर्ज देना। गरीबी से लड़ने का एक बिल्कुल नया तरीका जिसे पश्चिम ने भी अपनाया। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर के समाधान भी ग्लोबल बन सकते हैं। हाँ, और उन लाखों लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो एशिया से जाकर मिडिल ईस्ट या पश्चिम में काम करते हैं। सही कहा। वो ग्लोबल लेबर फोर्स का बहुत जरूरी हिस्सा है और अपने घर पैसा भेजकर वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं को भी बहुत सहारा देते हैं। स्वास्थ्य में हमने सस्ती दवाओं की बात की थी। भारत का पोलियो खत्म करने का मॉडल भी तो WHO ने कई देशों में अपनाया। हाँ, वो भी एक बड़ा योगदान है। और थाईलैंड का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मॉडल, वो भी विकासशील देशों के लिए एक सफल उदाहरण माना जाता है। कुल मिलाकर देखें तो पिछले 70 सालों में एशिया ने सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था नहीं बदली है, बल्कि दुनिया को नए आइडियाज, नई तकनीक, नई संस्कृति और हाँ, समस्याओं के नए समाधान भी दिए हैं। बिल्कुल। ये योगदान तो साफ दिखते हैं। लेकिन आज के दौर में ये जो एशियाई नेतृत्व की बात हो रही है, इसका ढांचा क्या है? मतलब एशिया किस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है? इसमें कुछ खास पैटर्न नजर आ रहे हैं। पहली बात तो है एक बहुध्रुवीय दुनिया की सोच। इसे आप चाहें तो नॉन अलाइनमेंट 2.0 कह सकते हैं। मतलब ये कि अब देश किसी एक खास गुट से, जैसे अमेरिका या चीन, पूरी तरह बंधने के बजाय अपने फायदे के हिसाब से अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। जैसे देखिए, क्वाड है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। फिर I2U2 है, भारत, इजराइल, UAE, अमेरिका। और ब्रिक्स तो है ही, जिसमें अब और भी देश जुड़ गए हैं। हाँ, ब्रिक्स प्लस हो गया है वो। जी, तो कोशिश ये है कि शक्ति किसी एक जगह सिमट कर ना रहे और ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज ज्यादा सुनी जाए। तो पहला पॉइंट हुआ जरूरत के हिसाब से गठबंधन, गुटबाजी से दूरी। और क्या है इस नए फ्रेमवर्क में? दूसरा है विकास राज्य मॉडल, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल कहते हैं। जापान, कोरिया, सिंगापुर से लेकर आज के भारत और वियतनाम तक कई एशियाई देशों में सरकार ने आर्थिक विकास में बहुत एक्टिव रोल निभाया है। अच्छा। सरकार नीतियां बनाती है, उद्योगों को गाइड करती है, एक्सपोर्ट पर खास जोर देती है। ये पश्चिम के बिल्कुल फ्री मार्केट वाले मॉडल से थोड़ा अलग है और कई एशियाई देशों के लिए ये कामयाब भी रहा है। ये दिलचस्प है। और टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर आपने DPI का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, तीसरा अहम पहलू है टेक्नोलॉजी पर अपनी संप्रभुता, मतलब टेक्नो सोवरेनिटी। और इसी से जुड़ा है डिजिटल पब्लिक गुड्स यानी DPI। भारत का DPI स्टैक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें क्या क्या आता है? आधार, UPI? हाँ, आधार यानी डिजिटल पहचान, UPI यानी तुरंत पेमेंट और अब ONDC यानी ओपन ई-कॉमर्स नेटवर्क। ये प्लेटफॉर्म्स दिखाते हैं कि कैसे सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत कम लागत में करोड़ों लोगों तक सरकारी और निजी सेवाएं पहुंचा सकती हैं। ये स्टेट एज प्लेटफॉर्म का एक नया एशियाई मॉडल है। और दूसरे देश भी इसमें रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सस्ता है और इसे बड़े पैमाने पर लागू किया जा सकता है। विकासशील देशों के लिए ये बहुत आकर्षक है। और चौथा पॉइंट? चौथा है भू अर्थशास्त्र पर बढ़ता फोकस, यानी जियो इकोनॉमिक्स। अब सिर्फ मिलिट्री या राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, व्यापार के रास्ते, सप्लाई चेन, इन पर कंट्रोल बहुत अहम हो गया है। आप देख ही रहे हैं, सप्लाई चेन बदल रही हैं, कंपनियां China+1 की बात कर रही हैं, एशिया में RCEP जैसा बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है,
आसियान देशों का अपना नेटवर्क है, खाड़ी देश लॉजिस्टिक्स और एनर्जी हब बन रहे हैं। मतलब एशिया अब सिर्फ चीजें बनाने वाला नहीं रहा, बल्कि वैल्यू बनाने और व्यापार की नियम तय करने वाला केंद्र भी बन रहा है। ये तो हुई नेतृत्व की सोच और ढांचे की बात, लेकिन क्या जमीनी हकीकत, मतलब आंकड़े, नंबर्स, वो भी यही कहानी कहते हैं? क्या एशिया सच में दुनिया का नया सेंटर बन रहा है? आंकड़े तो देखिए काफी दमदार हैं। अगर हम खरीदने की ताकत के हिसाब से देखें, जिसे पीपीपी कहते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, हाँ, तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं जिनमें जाहिर है एशिया का दबदबा है, वो अब दुनिया की कुल जीडीपी का लगभग 60% से ज्यादा हिस्सा रखती है। 60% से ज्यादा? हाँ, और जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, मतलब मुख्य रूप से पश्चिम, उनका हिस्सा घटकर करीब 39% रह गया है। अकेले चीन और भारत को मिला दें तो दुनिया की जीडीपी का करीब 27-28% तो यहीं से आता है। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक पावर का बैलेंस कैसे शिफ्ट हो रहा है। और आबादी, पॉपुलेशन के हिसाब से? दुनिया की करीब 60% आबादी एशिया में है। ये एक बहुत बड़ा बाजार भी है और काम करने वालों की एक बहुत बड़ी फौज भी। लेकिन इसमें एक पेच भी है शायद, उम्र को लेके। हाँ बिल्कुल, यहाँ विविधता है। पूर्वी एशिया जैसे जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, वहाँ आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जबकि दक्षिण एशिया यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दक्षिण पूर्वी एशिया, वहाँ युवा आबादी ज्यादा है। इसका असर भविष्य की आर्थिक ग्रोथ और सामाजिक चुनौतियों दोनों पर पड़ेगा। आपने डीपीआई का जिक्र किया था, जी, उसका जमीनी असर क्या दिख रहा है? क्या वो सच में काम कर रहा है? अरे उसका असर तो बहुत बड़ा है। आप भारत में यूपीआई को ही देखिए, इसने डिजिटल पेमेंट को इतना आसान और इतना सस्ता बना दिया है कि छोटे से छोटे दुकानदार से लेकर बड़े बिजनेस तक सब इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, वो तो है। अरबों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लगभग मुफ्त में। इससे न सिर्फ कैश पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि सरकार के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब सीधे लोगों के खाते में पैसा भेजना, वो बहुत आसान हो गया है। भ्रष्टाचार, लीकेज कम हुआ है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक जबरदस्त उदाहरण है। तो ठोस आंकड़ों के साथ साथ कुछ वैचारिक रुझान भी हैं, मतलब एशिया का सोचने का तरीका, दुनिया को देखने का नजरिया। हाँ, कुछ खास विचार हैं जो बार बार सामने आते हैं, जैसे विकास का अधिकार। जब क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे उठते हैं तो एशियाई देश अक्सर कहते हैं कि भाई हमारी पहली प्राथमिकता गरीबी मिटाना और विकास करना है। वो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर जोर देते हैं। मतलब मानते हैं कि समस्या तो सबकी है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से पश्चिम ने ज्यादा प्रदूषण फैलाया है, तो उनकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। और वो वसुदैव कुटुंबकम वाला विचार। बिल्कुल, ये विचार कि पूरी दुनिया एक परिवार है, ये बात करता है समावेशी वैश्वीकरण की, दक्षिण दक्षिण सहयोग की, यानी विकासशील देशों के बीच आपसी मदद की। ये पश्चिम के ज्यादा लेन देन वाले नजरिए से थोड़ा अलग, ज्यादा नरम मानक पेश करने की कोशिश है। एक और दिलचस्प बात जो स्रोत में दिखी वो है मानक निर्धारण, मतलब स्टैंडर्ड सेटिंग। क्या एशिया अब टेक्नोलॉजी के नियम भी बनाने लगा है? हाँ, ये एक उभरता हुआ ट्रेंड है। अब देखिए, 6G हो, AI हो, सेमीकंडक्टर हो, डिजिटल पेमेंट हो, डेटा सुरक्षा हो, इन क्षेत्रों में अब सिर्फ पश्चिमी स्टैंडर्ड ही नहीं चल रहे। अच्छा। भारत का DPI मॉडल, कोरिया और ताइवान का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, ये सब एक तरह के एशियाई टेम्पलेट बन रहे हैं, जिन्हें दूसरे देश देख रहे हैं और शायद अपना भी रहे हैं। कौन तय करेगा कि भविष्य की टेक्नोलॉजी कैसे काम करेगी? ये लड़ाई अब सिर्फ पश्चिम में नहीं लड़ी जा रही। और समुद्री रास्ते, इंडो पैसिफिक, उनकी अहमियत भी बढ़ रही है। बहुत ज्यादा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से है। यहाँ से जो व्यापार गुजरता है, उसकी सुरक्षा, सप्लाई चेन को चालू रखना, ये सब एशिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए मतलब लाइफलाइन है। इसीलिए अब व्यापार की सुरक्षा और व्यापार के माध्यम से सुरक्षा जैसी बातें ज्यादा सुनने को मिल रही हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि हाँ, वाकई एशिया का पड़ला भारी हो रहा है। लेकिन वो जो कहा जाता है ना कि पश्चिम पीछे जा रहा है, क्या ये पूरी सच्चाई है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? थोड़ा बारीकी से समझना होगा। हाँ, स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये गिरावट सापेक्ष है, रिलेटिव है, निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि पश्चिम कमजोर हो गया है या उसकी ताकत खत्म हो गई है। अच्छा। बल्कि एशिया और दूसरे उभरते देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि दुनिया में शक्ति का जो अनुपात था वो बदल रहा है। जैसा हमने देखा, पीपीपी जीडीपी में उभरते देश अब विकसित देशों से आगे निकल गए हैं, वो 60-40 वाला अनुपात। लेकिन पश्चिम के पास अब भी कुछ बड़ी ताकतें बची होंगी। निश्चित रूप से इनोवेशन,
नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार, मिलिट्री टेक और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, खासकर डॉलर का दबदबा, इन मामलों में पश्चिम अब भी बहुत आगे है। उनकी रिसर्च यूनिवर्सिटीज देखिए, दुनिया में बेस्ट मानी जाती हैं। उनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बड़ा भंडार है। उनके कैपिटल मार्केट बहुत गहरे और विकसित हैं। हाँ, ये सच है कि पश्चिम के सामने अपनी चुनौतियां भी हैं। जैसे आबादी का बूढ़ा होना, समाज में राजनीतिक ध्रुवीकरण का बढ़ना, कुछ हद तक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगों का बाहर जाना और सरकारों पर कर्ज का बढ़ता बोझ। तो मतलब निष्कर्ष ये निकलता है कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है, पावर रीबैलेंस हो रही है। ये पश्चिम के खत्म होने की कहानी नहीं है, बल्कि एक ज्यादा मल्टीपोलर यानी बहुध्रुवीय दुनिया के बनने की कहानी है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पकड़ा। और इसी कड़ी में फिर अगला सवाल आता है अफ्रीका के बारे में। वो जो बात चल रही है कि क्या 22वीं सदी अफ्रीका की होगी? इस दावे के पीछे क्या तर्क है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। सबसे पहला तर्क तो शायद वहां की आबादी है, डेमोग्राफिक्स। बिल्कुल, शायद सबसे बड़ा तर्क यही है। अनुमान ये है कि साल 2100 तक दुनिया की आबादी जितनी भी बढ़ेगी, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले अफ्रीका से आएगा। अच्छा। हाँ, वो दुनिया का सबसे युवा महाद्वीप होगा। मतलब भविष्य में वहां काम करने वाले लोग बहुत होंगे और घरेलू बाजार भी बहुत बड़ा होगा। और दूसरा बड़ा फैक्टर वो AFCFTA। हाँ, एफसीटा यानी अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अफ्रीका के 50 से ज्यादा देशों के बीच व्यापार को आसान बनाना, एक सिंगल मार्केट तैयार करना। अगर ये कामयाब हो जाता है तो सोचिए 1.4 अरब लोगों का एक विशाल बाजार बन सकता है ये। इससे अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? अनुमान तो बहुत बड़े बड़े हैं। कहा जा रहा है कि 2035 तक इसकी वजह से अफ्रीका की कुल जीडीपी $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है और कुछ अनुमान तो 2050 तक $29 ट्रिलियन तक के भी हैं। इससे अफ्रीका के अंदरूनी व्यापार और विदेशी निवेश दोनों को जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। और तकनीक के मामले में क्या अफ्रीका लीपफ्रॉग कर रहा है? मतलब पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़कर सीधे नई अपना रहा है? हाँ, कुछ क्षेत्रों में ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। इसी को तकनीकी छलांग या लीपफ्रॉगिंग कहते हैं। जैसे कई अफ्रीकी देशों में लैंडलाइन फोन का नेटवर्क कभी ठीक से फैला ही नहीं, लेकिन मोबाइल फोन और खासकर मोबाइल मनी जैसे केन्या का एम-पेसा वो बहुत तेजी से फैले। इसी तरह बिजली ग्रिड की कमी है तो ऑफ ग्रिड सोलर पावर पॉपुलर हो रहा है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी नए नए प्रयोग हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी तस्वीर लग रही है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी इतनी ही गुलाबी है? शोध को चुनौतियों का भी जिक्र करता होगा। हाँ, स्रोत बिल्कुल यथार्थवादी नजरिया रखता है। AFCFTA का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसको जमीन पर उतारना, उसका इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी बहुत धीमा है। क्या दिक्कतें आ रही हैं? देशों के बीच सामान ले जाने में अभी भी बहुत रुकावटें हैं। सड़कें खराब हैं, बंदरगाहों पर देर लगते हैं, कस्टम के नियम बड़े जटिल हैं, पेमेंट सिस्टम अलग-अलग है। इन चीजों को सुधारे बिना एक सिंगल मार्केट बनाना बहुत मुश्किल है। तो मतलब सिर्फ युवा आबादी होना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर उन युवाओं को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, रोजगार के मौके नहीं मिले, अगर उद्योगों के लिए बिजली और लॉजिस्टिक्स का इंतजाम नहीं हुआ, और सबसे जरूरी अगर गवर्नेंस में सुधार नहीं हुआ, तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, ये बोझ बन सकता है, बल्कि एक डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है। तो समाधान क्या है? समाधान यही है कि FCFTA को तेजी से और गहराई से लागू किया जाए, देशों के बीच लोकल करेंसी में पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए और सबसे जरूरी स्किल डेवलपमेंट पर, मतलब कौशल विकास पर भारी निवेश किया जाए। पर अफ्रीका के लिए उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। अच्छा, इस पूरी बदलती दुनिया में स्रोत भारत की खास भूमिका की बात करता है, नॉर्म एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है? नॉर्म एंटरप्रेन्योर का मतलब है एक ऐसा देश जो दुनिया के लिए नए मानक, नए नियम या नए मॉडल पेश करता है, ऐसे मॉडल जिन्हें दूसरे देश अपना सके। भारत के संदर्भ में इसका क्या मतलब है? भारत के केस में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI। भारत ने जो आधार, UPI, ONDC जैसे प्लेटफॉर्म बनाए हैं, वो सस्ते हैं, करोड़ों लोगों को सर्विस दे सकते हैं और उन्हें आसानी से स्केल किया जा सकता है, मतलब बढ़ाया जा सकता है। और भारत इसे दूसरे देशों को दे रहा है। हाँ, अब भारत इस मॉडल को दूसरे विकासशील देशों को, ग्लोबल साउथ को निर्यात करने की पेशकश कर रहा है। ये एक तरह की टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी है।
भारत दुनिया को दिखा रहा है कि देखो, डिजिटल क्रांति का फायदा आम लोगों तक ऐसे पहुंचाया जा सकता है। और मल्टीलैटरलिज्म यानी बहुपक्षवाद के मंच पर भारत क्या कर रहा है? भारत वास्तविक और समावेशी बहुपक्षवाद पर जोर दे रहा है। मतलब ऐसी इंटरनेशनल व्यवस्था जो सिर्फ कुछ ताकतवर देशों के हितों को न देखे बल्कि सबकी सुने, खासकर ग्लोबल साउथ की। इसके उदाहरण? जैसे यूएन पीस कीपिंग मिशनों में भारत का लगातार बड़ा योगदान, और अभी हाल में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की तो ग्लोबल साउथ के एजेंडे को काफी आगे बढ़ाया। लेकिन भारत के सामने अपनी चुनौतियां भी तो होंगी, खासकर इतनी बड़ी युवा आबादी को लेकर। हाँ बिल्कुल, भारत की युवा आबादी एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन उनके लिए पर्याप्त और अच्छी नौकरियां पैदा करना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ये चुनौती पूरे देश में एक जैसी नहीं है। मतलब? अलग अलग राज्यों में जनदर यानी TFR और रोजगार की स्थिति बहुत अलग है। इसलिए कोई एक समाधान यानी वन साइज फिट्स ऑल वो काम नहीं करेगा। हर राज्य के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से अलग रणनीति बनानी होगी। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत का लक्ष्य क्या है? भारत खुद को एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र यानी ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित करना चाहता है, खासकर उन सेक्टर्स में जो भविष्य के लिए अहम हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, फार्मा। लक्ष्य ये है कि दुनिया की सप्लाई चेन सिर्फ चीन पर निर्भर ना रहे और भारत उसका एक अहम विकल्प बनकर उभरे। और साथ ही इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना भी भारत की प्राथमिकता है। तो ऐसा लगता है कि भारत इस बदलते हुए ग्लोबल सीन में एक अहम खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है, खासकर ग्लोबल साउथ के लिए एक मॉडल और एक आवाज बनकर। लेकिन इस पूरी कहानी में कुछ जोखिम, कुछ रिस्क भी होंगे, एशिया और अफ्रीका दोनों के लिए। हाँ, जोखिमों को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। एशिया के लिए देखें तो कुछ बड़े जोखिम हैं। एक तो पूर्वी एशिया की तेजी से बूढ़ी होती आबादी, उसका असर उनकी अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर पड़ेगा। और दूसरा, चीन और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव, ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। तीसरा, कई एशियाई देशों की ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए आयात पर भारी निर्भरता। चौथा, क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा, खासकर तटीय इलाकों और खेती पर। और वो मिडिल इनकम ट्रैप। हाँ, कुछ देशों के मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का डर भी है। मतलब वो एक लेवल तक विकास तो कर लेते हैं लेकिन उसके आगे नहीं बढ़ पाते। और एक और बात, देशों के बीच संस्थागत गुणवत्ता, मतलब कानून का राज, भ्रष्टाचार नियंत्रण वगैरह, उसमें काफी अंतर है। और अफ्रीका के सामने मुख्य जोखिम क्या है? अफ्रीका के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां हैं बुनियादी ढांचे की भारी कमी, सड़क, बिजली, इंटरनेट, इन सब में। दूसरा, सरकारी खर्च के लिए पैसों की तंगी। तीसरा, कई इलाकों में चल रहे संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता। चौथा, अफ्रीकी देशों के बीच नीतियों में तालमेल की कमी। और जैसा हमने पहले बात की, AFCFTA जैसी अच्छी योजनाओं का जमीन पर असरदार तरीके से लागू न हो पाना, ये शायद सबसे बड़ी परीक्षा है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता, निचोड़ क्या है? क्या 21वीं सदी वाकई एशिया की है? सार ये है कि 21वीं सदी काफी हद तक एशिया से प्रभावित दिख रही है। वो उत्पादन का केंद्र है, बड़ा बाजार है, नई डिजिटल टेक्नोलॉजी बना रहा है और दुनिया को देखने का एक वैकल्पिक नजरिया भी दे रहा है। लेकिन ये लीडरशिप पक्की नहीं है। ये किस बात पर निर्भर करेगा? ये इस बात पर निर्भर करेगा कि एशियाई देश आपस में कितना सहयोग कर पाते हैं, अपनी अंदरूनी चुनौतियों जैसे असमानता, पर्यावरण से कैसे निपटते हैं और अपनी संस्थाओं को कितना मजबूत और पारदर्शी बनाते हैं। और अफ्रीका का भविष्य, क्या 22वीं सदी उसकी होगी? 22वीं सदी अफ्रीका की हो सकती है। उसमें अपार संभावनाएं हैं, पोटेंशियल बहुत है। लेकिन ये एक शर्त पर निर्भर है। क्या शर्त? शर्त ये कि क्या अफ्रीका अपनी विशाल युवा आबादी को एक पढ़ी लिखी, स्वस्थ और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में बदल पाएगा, और क्या वो AFCFTA जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारकर अपने महाद्वीप को आर्थिक रूप से जोड़ पाएगा। अगर वो ऐसा कर लेता है तो अगली सदी का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन अफ्रीका बन सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी पश्चिम बनाम बाकी दुनिया की सीधी लड़ाई की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया के रीबैलेंस होने की कहानी है। एक ज्यादा बिखरी हुई,
मल्टीपोलर व्यवस्था के बनने की कहानी है। बिल्कुल। शक्ति के कई केंद्र उभर रहे हैं और हर केंद्र अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का जो पुराना ढांचा था वो बदल रहा है। और अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि एशिया और अफ्रीका का उदय दुनिया को बहुध्रुवीय बना रहा है, यानी कई शक्ति केंद्र बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे दुनिया ज्यादा स्थिर होगी या नए तनाव और टकराव पैदा होंगे? क्या अलग अलग क्षेत्रों की अपनी महत्वाकांक्षाएं ग्लोबल कॉरपोरेशन के रास्ते में रुकावट बनेंगी, या फिर यह नया संतुलन ज्यादा टिकाऊ साबित होगा? इस पर जरूर सोचिएगा।